स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद कुरैशी। हम उनसे पूछेंगे मासूम बच्चों के अगवा के वाक़यात और बाज़याबी की तफ्तीश। गुज़श्ता दिनों मियो हॉस्पिटल से एक नौमौलूद बच्चा अगवा हुआ, कैसे बाज़याब हुआ, अगवा के ये वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, पुलिस किन पहलुओं पर तफ्तीश करती है, कैसे तफ्तीश करती है और गिरफ़्तार मुल्ज़मान दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ़ात करते हैं, और भी बहुत से सवालात और उनके जवाब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद देंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया, मियो हॉस्पिटल से एक नौमौलूद बच्चा अगवा हुआ। 5 दिन की कोशिशों के बाद वो बच्चा बाज़याब हो गया। कैसे ये बच्चा अगवा हुआ, पहले तो ये बताइएगा। फ़याज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मेरे साथ एक प्रोग्राम रखा है और मुझे मौका दिया है कि मैं पंजाब की आवाम को बताऊं, पाकिस्तान की आवाम को बताऊं कि ये जो नौमौलूद बच्चे हैं ये किडनैप होते हैं, किस तरह से किडनैप होते हैं, क्यों किडनैप होते हैं और इसको हम किस तरह से ट्रेस करते हैं। आपका जो सवाल है कि जो नौमौलूद बच्चा है, बेसिकली ये 25 ऑफ दिस मंथ हमें ये रिपोर्ट हुआ ये केस कि इस तरह से एक 2 दिन की बच्ची है जो कि मियो अस्पताल की नर्सरी से किडनैप हुई है। किडनैपिंग का लफ्ज़ इसलिए इसमें सामने आया, मिसप्लेस नहीं हुई, किडनैप हुई है, वो इसलिए आई कि हमारे पास एक वीडियो फुटेज हमें ऐसी मिली जिसमें हम देखते हैं कि एक खातून है जिसने ब्लैक कलर की चादर पहनी हुई है और उसने अपने फेस को भी कवर किया हुआ है ब्लैक कलर के मास्क से। वो वार्ड में एंटर हो रही है और वहाँ पर जाके वो इस बच्चे को पिक करती है, अपनी गोद में रखती है और तेज़ी से वहाँ से निकलती है। ये जब केस हमें रिपोर्ट हुआ तो मैं आपको बताता चलूँ, ये इंतहाई सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं, क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिसके यहाँ अल्लाह ताला ने बच्चे की खुशखबरी दी है, वो हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ पर डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है और माँ ने अपने बच्चे की शक्ल देखी भी नहीं होती और उसको कोई किडनैप करके ले जाता है। अच्छा, ठीक है ना। तो इस किस्म के केसेस हमारे पास महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में इस तरह के केसेस आते रहते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी ऐसी जगह से जहाँ पर बच्चे पैदा हुए हैं वहाँ से वो किडनैप हो जाते हैं। अब ये वाला केस जब हमारे सामने आया, हमने इस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट की। हमने देखा कि क्या ये कोई अस्पताल की अच्छा, मुलाजमत तो नहीं है। वर्किंग से पहले आप मुझे ये बताएं कि ये वारदात हुई कैसे। इतना बड़ा हॉस्पिटल, क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई बच्चों की हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था? जी, मैं आपको यही बता रहा था कि हमने जब इस पे वर्किंग स्टार्ट की तो हमने इसमें ये देखा कि वो खातून अंदर एंटर कैसे हुई है। क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि बच्ची किसकी है और इसको कौन लेके जा रहा है। तो जो चीज़ हमने देखी वहाँ पर, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, ये खातून आती है, ये उसको इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरे यहाँ पर बेटी एडमिट है और उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है तो मैंने अंदर जाना है। वो अंदर चली जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास बड़े क्लियर लगे हुए थे जो कि फोकस कर रहे थे, यानी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट लगाए हुए हैं कि जो बच्चा वहाँ पर रखा हुआ है इनक्यूबेटर में या झूले में, उस पर नज़र रखी जा सके। वहाँ पे वो क्लियर नज़र आती है कि बच्ची को उठा रही है और वो फिर वापस बाहर निकलती है उसको छुपा के। उससे कोई नहीं रोकता, कोई नहीं पूछता? जी बिल्कुल। अब ये सवाल भी हमारे सामने है कि इसको क्यों नहीं पूछा गया। इसमें हुआ ये कि जिस वक़्वे का वक्त है ये 2:27, उससे 20 मिनट पहले बच्ची की जो नानी वहाँ पर बैठी हुई थी वो कोई मेडिसिन लेने बाहर जाती है और ये वही उसी तरीके से स्टाफ ये समझता है कि शायद वही अंदर आई है और बच्चे को पिक करके ले जा रही है। उससे यकीनन पूछना चाहिए था। ये एक ज़रूर लैप्स है जिसको हमने एड्रेस करने के लिए हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी लिखा है कि अपनी सिक्योरिटी को टाइटन अप करें। अच्छा, इसमें जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इससे पहले कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल गई है अटैम्प्ट करने, बट वहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स इतने टाइट थे कि इसको अंदर एक्सेस नहीं मिली, लिहाजा ये वहाँ पर अटैम्प्ट ना कर सकी और ये फिर मियो अस्पताल आई और वहाँ पर आके उसने ये बच्ची को किडनैप किया। अब उसने बच्ची उठाई, बाहर की जानिब चल पड़ी। बच्चा हर गुजरते दिन के साथ अपना चेहरा बदलता है। तफ्तीश अब किस तरफ जाती है? देखें, जब हमने तफ्तीश की इसकी तो इसमें हमें ये बातें, ये चैलेंजेस यकीनन सामने आते हैं कि बच्चे ने अपनी शक्ल चेंज करनी है, उसने ग्रोथ करनी है, उसकी फीडिंग होनी है, आखिर ये सारा कौन कौन करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए सेंसिटिव केस होता है। हमने इस पर मल्टीपल टीम्स बनाई। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने एसपी सिटी ऑपरेशन लाहौर को डिप्यूट किया। हमारे इन्वेस्टिगेशन विंग में डीआईजी साहब ने
इन्वेस्टिगेशन ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को डिप्यूट किया और मैं उसको सुपरवाइज़ करा था सारे को। हमने मल्टीपल इंचार्जेस की टास्किंग की कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल कि कितनी ख़वातीन एंटर हुई हैं, कितनी बाहर निकली हैं, अच्छा, उनका रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होता है, हॉस्पिटल में रजिस्टर रखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ इस केस में हमारे लिए थी वो ये थी कि सीसीटीवी कैमराज में तो वो खातून आ रही है, वो बाहर भी निकलती है वहाँ से, वो म्यूनसिपाल के आगे आके नीला गुंबद चौक तक आती है, वहाँ पर आके वो हमें, क्योंकि हमारे जो सेफ सिटी कैमराज लगे हुए थे उनसे हमें हेल्प मिलती है कि वो एक चिंची में बैठ रही है। अब जिस चिंची में वो बैठी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास दो रास्ते थे कि हम उसको फॉरवर्ड ट्रैक करें और बैक ट्रैक करें। बैक ट्रैक ये है कि जो इंसिडेंट से पहले है, क्या ये खातून कहीं से आती हुई नज़र आती है जहाँ पर इसने मास्क ना किया, बट हमारे पास ऐसी कोई जो फ्रूटफुल चीज़ है वो सामने ना आई। अच्छा, इस प्रोसीजर को, आगे वाले प्रोसीजर को हम रोकते हैं। इस प्रोसीजर में, तफ्तीश के इस अमल में कितने कैमरास को चेक किया बैक ट्रैक के लिए आपने? देखें, हमने मोर देन 500 कैमरास को चेक किया 500 और ये कैमरों बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हमने कोई 2 मिनट की फुटेज नहीं देखनी, हमने कोई 10 सेकंड की रील नहीं देखनी उसमें टिकटॉक की, ठीक है ना। हमने उसमें ये देखना है कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, एक एक को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हमने मल्टीपल टीम्स बनाई। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सीसीटीवी फुटेजेस की मॉनिटरिंग के लिए हमने अपने 20 जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट किया, जिसमें कांस्टेबल से लेकर ऊपर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से कांस्टेबल से लेकर ऊपर एसएचओ तक इनकी एक टीम बन गई कि आपने सिर्फ सीसीटीवी कैमरे चेक करने, उनकी डीवीआर लेनी है, उसमें फुटेज देखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि सेफ सिटी के कैमरास, बल्कि जो प्राइवेट लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा असिस्ट किया। और हम इसको ट्रैक करते हुए फिर वहाँ से नीला गुंबद चौक से जब ये बैठती है तो दाता दरबार। अच्छा, इसका सुराग सर आपको बैक ट्रैक से मिला कि आगे तफ्तीश जब आप लेके चले वारदात के बाद मिला आपको? हमने दोनों तरफ से ट्रैक किया, ठीक है। हमें बैक ट्रैक में उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले जो हमें फॉरवर्ड ट्रैकिंग में मिले। फॉरवर्ड ट्रैकिंग में जब हम इसको लेके चलते हैं तो चिंची वाला अगेन हमें ऑब्जर्व होता है, हमें खातून नहीं नज़र आती, हमें चिंची नज़र आती है जहाँ पर वो दाता दरबार पहुँचता है, ठीक है। फिर हमने उस चिंची ड्राइवर को जो है सामने तफ्तीश किया, उसने मुझे बताया, हमें बताया, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि यस, कि हमने उसको बिठाया था और यहाँ ला कर हमने ड्रॉप कर दिया, दाता दरबार। यस, दाता दरबार ड्रॉप कर दिया। अब दाता दरबार का नाम जब सामने आता है तो आपको पता है कि वहाँ पर भी ऐसे पास्ट में गैंग्स रहे हैं जो कि ख़वातीन का अगवा करना, बच्चों का अगवा करना, उनको शहर से बाहर ले जाना। तो यस, एक अलार्म जनरेट हुआ। हमने मज़ीद वहाँ पर फिर कैमरास को देखा, अपने सेफ सिटी कैमरास को, यानी मेजर जो हमारी हेल्प की वो सेफ सिटी कैमराज एंड सीसीटीवी कैमराज ने की है। मियो हॉस्पिटल से दाता दरबार तक तफ्तीश कितने घंटों में, कितने दिनों में पहुंची? ये हम 25 को ही पहुँच गए थे। अच्छा, दाता पहले दरबार, दिन? यस, हम दाता दरबार पहुंच गए थे। रीज़न ये कि हमें जब वो चिंची ट्रेस हुई तो चिंची के रूट्स हैं, चिंचीज़ वाले ड्राइवर्स हैं, उनसे जब हमने इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने हमारे सामने वो ड्राइवर जो है वो पेश कर दिया जो चिंची चलाता था वहाँ पर, और उसने हमें सारी बात बताई कि यस, इस तरह की खातून थी जो कि मैं लेकर आया हूँ और हमने दाता दरबार पे उसको ड्रॉप कर दिया। अब उस चिंची ड्राइवर का तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। तो हमने जब वहाँ पर हम दाता दरबार पहुँचे उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चैलेंज आया कि अब वो दाता दरबार से कहाँ गई। दाता दरबार से जो तफ्तीश अब हमारे सामने आई उसमें ये पता चला कि वो एक और चिंची लेती है और वो शादरा की तरफ से होते हुए, शादरा ब्रिज क्रॉस करते हुए, ओल्ड रावी ब्रिज वाला रास्ता लेके उस तरफ जाती है। अच्छा जी। यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम आई, जो हमने चिंची ड्राइवर को इंटरव्यू करना शुरू किया, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, उसने कहा जी बिल्कुल खातून बैठी थी और मैं लेके गया हूँ, मैंने इस जगह उतारी है। उस चिंची वाले का कैसे सुराख मिला सर? उस चिंची वाले का अगेन हमें कैमरा से सुराख मिला। अच्छा जी, ठीक है ना। उन कैमराज में फुटेज आई खातून की कि जी वो बैठ रही है और इस तरीके से वो आगे जा रही है। हमने जब उसको इंटरव्यू किया, अब आप ये देखें कि पुलिस के लिए कितना चैलेंज है कि लोग जब पुलिस के पास आते हैं इस किस्म के, खास कर ये तो बिल्कुल हमारे वो लोग हैं जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, वो आके हमें वही बयान देता गया जो पुलिस उससे पूछ रही है, जी मैं लेकर गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाद में हमें ये पता चला कि ये तो ड्राइवर ही नहीं है, ये वो खातून ही नहीं है जो इसमें बैठी है। जो असल खातून है वो दूसरे चिंची में हमें ट्रेस होती है। फिर हम उस ड्राइवर तक पहुंचते हैं और वो हमें बताता है कि जी मैं इसको बिल्कुल यहाँ से लेकर गया हूँ और मैंने इसको जाके मिस्री शाह की हदूद में महमूद बूटी के पास ड्रॉप किया। अच्छा जी, दाता दरबार से शादरा से अब तफ्तीश आ गई मिस्री शाह जी, महमूद बूटी पहुँच गई। अब महमूद बूटी जब पहुँचती है, महमूद बूटी हमारी तफ्तीश पहुँच जाती है 26 को। एक दिन गुजर गया, हम महमूद बूटी पर पहुंच गए। महमूद बूटी पर यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या मिस्री शाह गई है, शादबाग गई है, वहाँ से कोई और चिंची तो नहीं ले ली इसने, क्योंकि दो ऑलरेडी है जो हैं व्हीकल्स चेंज कर चुकी है। वहाँ पर फिर हमने उस एरिया को, आप समझ लें कि रेडियस बना ली कि इस एरिया को हमने सर्च करना है।
कितने किलोमीटर का एरिया था जिसको आपने अपना देखें 1 महवर किलोमीटर का सरकमफेरेंस बन गया। अच्छा कि यहाँ से हम पता करेंगे, इसकी तस्वीर भी हमने प्रिंट करा ली, हालांकि खातून की उसमें शक्ल वाज़ेह नहीं थी, बट उसको कराने का मकसद ये था कि हम वो लोगों को दिखाएंगे कि इस किस्म की खातून तो यहाँ नहीं रहती, इस किस्म का पर्दा तो नहीं करती, क्योंकि जो हमसाए हैं, जो करीब के लोग हैं, वो पहचानते हैं इस किस्म की खातून को, चाहे उसने अपना फेस छुपाया भी हुआ। अच्छा, जब वहाँ से हमने तफ्तीश करनी शुरू की महमूद बूटी से, तो हमें ये एक चीज़ कंफर्म हो गई 27 को आके कि ये एरिया स्पेसिफिकली यही है, मिस्री शाह में है ये या शादबाग में, यहाँ से ये आगे नहीं। यानी वारदात को 48 घंटे हो गए, अब आप महमूद बुट्टी में हैं और उस खातून को ढूंढ रहे हैं। फिर अब इसमें देखें चैलेंज क्या है हमारे लिए। चैलेंज ये है कि बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न है, उसने फीड भी करना है, उसने सांस भी लेना है, कोई उसके साथ खुदा ना खास्ता फीडिंग ना होने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, तो वो चैलेंज एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाता है। हमने टीम्स वहाँ पर डिप्यूट किए रखी, हमने जो है मिस्री शाह के एरिया में सर्च शुरू कर दी, राउंड द क्लॉक मैं आपको बताऊँ 24/7 हमारी टीम्स चली हैं जिन्होंने ये काम किया। ठीक है, यानी आपको बिल्कुल नींद भूल जाती है। आप अगर मैं आपको फैज़ भाई ये कहूँ कि अगर आप अपने ऊपर या मेरे ऊपर ये लेके देखें कि हमारा बच्चा इस तरह से गुम हो जाए, 1 मिनट के लिए गुम हो जाए, तो हमें कितनी परेशानी होती है। उन माँ बाप का बताएं जिनके लिए 2 दिन गुजर चुके थे और बच्चा ट्रेस नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब हमने वहाँ पर सर्च शुरू कर दी। वहाँ पर हम होते मिस्री शाह के एक एरिए को, एक CCTV कैमरास को सर्च करते करते हम जो 27 था वो पूरा दिन हमने वहाँ लगाया, 28 को हम वहाँ वर्किंग करते रहे। हमें ये कन्फर्म हो गया कि बम्बे जुगियाँ का इलाका, बम्बे जुगियाँ जी, शादबाग आ गया, शादबाग और मिस्री शाह के बीच में बनता है, तो वो एरिया है जहाँ पर ये है। और फाइनली रात को 3 बजे जाकर हमें ये खातून वहाँ से ट्रेस हुई और बच्चा रिकवर हुआ वहाँ से। यानी 25 तारीख को शुरू होने वाला जो वकूआ है वो 29 तारीख को अपने अंजाम को पहुँचा। खातून पकड़ी गई, बच्चा रिकवर हो गया, बच्चा आपने वालदैन को वापस कर दिया, वालदैन ने ढेरों दुआएं दी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्ज़मा ने क्या कहा दौरान तफ्तीश? अच्छा, इसको जहाँ से आपका क्वेश्चन था कि कमेंट है आपका रादर कि जी उन्होंने पंजाब पुलिस के नारे लगाए, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो DIG ऑपरेशन है वही उस बच्ची का नाम भी रखें। अच्छा, उस बच्ची का नाम भी DIG ऑपरेशन ने फातिमा कासिम रखा है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये उससे आगे हम ये चलते हैं कि मुल्ज़िमा ने क्या कहा। ये बड़ी एक हमारे लिए चैलेंज था। रीज़न ये कि सेम पैटर्न पे जब 2 इंसिडेंट हो जाते हैं लाहौर में, तो हम उसको देखते हैं कि क्यों, वजह क्या है। मोडस ऑपरेंडी भी एक है, मेयो हॉस्पिटल से पहले वो कोट ख्वाजा से ही जाती है, कोट ख्वाजा से ही जाती है, और जो एक महीना पहले एक और इंसिडेंट हुआ वो हम उस पर भी बात करेंगे। तो मोडस ऑपरेंडी एक ही था। हाँ, एक ही था। मोडस ऑपरेंडी एक था, तो क्या कोई ऊपर गैंग तो काम नहीं कर रहा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को किडनैप कराए और अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है कई तरह का जिसमें उन बच्चों की जिन्हें ज़रूरत हो, तो वो हमने इससे पूछना था। बट बात जो हमारे सामने आई वो ये थी कि उस खातून की दूसरी शादी हुई है और उससे औलाद कोई नहीं है, तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा उससे उसके रिलेटिव पूछते थे कि तुम्हारी औलाद कोई नहीं। देखें, ये भी जो उसने स्टेप लिया, ये कोई ऐसा नहीं था कि कल को इसको डिफेंड कर पाती अपनी फैमिली में कि जो बच्चा है मेरा है, क्योंकि जो बच्चा कंसीव होता है खातून को 9 माह तो वो उसके परवरिश अपने पेट में करती है, ऐसी, तो वो ये चीज़ उसको वो कवर ना कर पाती। बट वो उसके जहन में एक आई, क्रिमिनल ऑफेंस आया उसके जहन में कि मैं इस तरह से बच्चे को ले आती हूँ और मैं कुछ अर्से बाद बताऊँगी फैमिली में कि जी मेरा ये जो बेटी है ये पैदा हुई है, तो वो इसलिए उसको किडनैप करके लेके गई। सेकेंडली जो हमारे जहन में पहले चीज़ थी वो ये थी कि ये जो बच्ची किडनैप हुई है, ये इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और वो हैवी पैसे देकर इन लोगों को इनसे किडनैप करा के और अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह के कई केसेस आते रहे हमारे सामने, बट ये चीज़ अब इस तरह से नहीं है। बट हमारे ये हंच था हमारा कि शायद ये उस तरह का हो। लेकिन जब ये राबिया अरेस्ट होती है 42 ईयर्स ओल्ड और ये वाली बात बताती है कि जी क्योंकि मेरी अपनी औलाद नहीं थी और मेरी रिसेंटली शादी हुई थी, तो मैं वो बच्ची किडनैप करके लाई ताकि मैं उसको खुद पाल पोस के बड़ा कर सकूं। अच्छा सर, खातून सेकंड शादी थी, औलाद नहीं थी, बच्चा किडनैप किया, ये सारी कहानी के ताने बाने उसने बुने कैसे? इस वारदात के लिए उसने खुद को कैसे तैयार किया, कैसे पैटर्न बनाया? सर, ये एक आम खातून जो हाउस वाइफ है वो तो इस तरह का पैटर्न नहीं बना सकती। सर देखिए, हम जिस माशरे का हिस्सा हैं वहाँ पर क्राइम्स होते रहते हैं। आपने जैसे ख़ुद कहा कि पहले ये चीज़ें हमारे सामने आई कि बच्चे किडनैप होते थे और वो इस किस्म की फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती थी पेमेंट करके। इवन आज भी जो हमारे बेसहारा बच्चे हैं
ईदी सेंटर है, दारुल अमाज हैं, गवर्नमेंट के सेंटर्स बने हुए हैं और वो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस है कि अगर किसी ने बच्चे को वहाँ से अडॉप्ट करना और अच्छी परवरिश करनी हो तो स्टाम्प पेपर लिख कर देते हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। तो इस किस्म की कई बातें आपको पता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बैठ कर करते हैं, गली मोहल्ले में भी होती हैं। तो इस खातून के पास मोस्ट प्रोबेबली इतने पैसे ही ना हों कि बच्चे को वहाँ से अडॉप्ट कर सके, ये अपने खावन को ना कन्विंस कर सके कि हम इस तरह की बात करेंगे। तफ्तीश में पूछा तो होगा कि ये सारा वकूआ इसने तैयार कैसे किया, किस चीज़ से इंस्पायर थी ये? देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमने इस चीज़ पे जो वर्किंग की है वो खातून यही कहती है कि जो मैंने तो न्यूज़ में सुना है किस तरह से बच्चे किडनैप हो जाते हैं और रिकवर नहीं होते। हालांकि उसे ये पता नहीं है कि पंजाब पुलिस ऐसा एक केस भी अनट्रेस नहीं छोड़ती जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो ट्रेस हों। तो इस तरीके से उसको पता चला, मीडिया से उसको अवेयरनेस हुई। 4 सोर्सेज होती हैं, आसपास के लोग बता देते हैं, कोई दोस्त बता देता है, आप मीडिया पर देख लेते हैं। तो इसको क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है कि आजकल हर चीज़ को लेकर आता है और वो जो असल चीज़ें हैं उसमें तहकीक नहीं होती। मेरी बात ख़त्म करने दें, उसमें तहकीक पूरी नहीं होती और फिर लोग इस तरह से इंस्पायर होकर इस किस्म के ऑफेंसेस को कमिट करते हैं। लेकिन नवीद साहब, एक खातून उठती है घर से, चादर लपेटी, हॉस्पिटल आई, बच्चा अगवा किया, वापस घर चली गई, ये लम्हा फिक्रिया नहीं हमारी इंतज़ामिया के लिए? ये बिल्कुल एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पे हमने इसको हाईएस्ट फोरम पे हाईलाइट किया है कि हमें अपनी सिक्योरिटी और इस किस्म की जो जगह है वहाँ पर इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस तरह के मैं आपको बताऊँ कई वाक़यात हमने सुनने में आते हैं, कहानियाँ सुनने में आती हैं कि जी वो एक बच्चे को चेंज कर दिया, दूसरे को रख दिया, जिसका बेटा हुआ है उसकी जगह बेटी रख दी और बेटे को उधर कर दिया। ठीक है ना। तो इस किस्म की इंक्वायरीज़ तो मल्टीपल होती हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता रहता है, लेकिन ये इंतहाई एक सेंसिटिव इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए फौरी तौर पर ज़रूरत है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद कुरैशी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ तो मैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ब्रेक पर जाने से पहले हमने ख़त्म किया था। अच्छा सर, गिरफ़्तार मुलज़मा से तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका? जी बिल्कुल, जो गिरफ़्तार मुलज़िमा है हमारी राबिया, उससे तफ्तीश का मुकम्मल जो अमल है वो हो चुका है। हमने उसको जुडिशल भी भेज दिया है। अब जो उसमें चीज़ सामने आई वो जैसे मैं पहले बता रहा था कि एक ऐसी खातून है जिसने दूसरी शादी की एक 23 साल जवान के साथ, 2 साल का अरसा गुजर गया इसकी कि हाँ कोई बच्चे की पैदाइश ना हुई। ज़्यादा फैमिली का प्रेशर होगा। ये ख़ुद 42 साल की है, हस्बैंड इसका 23 साल का है। फैमिली से बार बार सवाल करती थी कि क्या तुमने कंसीव किया है या नहीं किया। तो इसके जहन में ख़्याल आया और इसने कहा कि क्यों ना मैं इस तरीके से एक बच्ची को, न्यू बॉर्न बेबी जो किसी को नहीं जानती, उसकी जो परवरिश करेगा कल को उसी को कंसिडर करेगी कि उसके माँ बाप हैं, तो मैं उसको किडनैप कर लेती हूँ और अपनी फैमिली को बाद में ये बताऊँगी कुछ अर्से बाद के, देखें ये मेरी बेटी है और इसकी इतनी उम्र हो गई और इस तरह से इसको पालूँगी। अच्छा नवीद साहब, वारदात का पैटर्न बड़ा फिल्मी सा है, क्योंकि इसी तरह की एक वारदात कुछ अर्सा कबल लाहौर के एक और बड़े हॉस्पिटल में हुई थी, उसको भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया था। ये पैटर्न कुछ कॉमन नहीं है? आपकी बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि दोनों में जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जो क्रिमिनल हैं हमारे, वो सेम है। अब जब ये सेम होता है तो इससे हमें ये लगता है कि जैसे इनको किसी ने ब्रीफ किया है। ब्रीफिंग वही बंदा करेगा जो कि बेनिफिशरी होगा दोनों इंसिडेंट्स का। अब इसमें बेनिफिशरी जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि कोई गैंग शायद ऐसा एक्टिव हो गया है लाहौर में जो इस किस्म की वारदातें करा रहा है, जो इसमें उसके जो क्रिमिनल्स हैं, उसके जो फील्ड सोल्जर्स कह लें आप, जो ये ख़वातीन हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो एक सरकारी अस्पताल में जाकर इतना बड़ा ऑफेंस कमिट कर लें। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि चलो किसी घर में हो गया, कहीं और हो गया। तो ये पहले भी हमेशा से इस किस्म की केसेस पर अलार्म जनरेट होता है। गवर्नमेंट इसको बड़ा सीरियसली लेती है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जहाँ मरियम नवाज़ साहिबा बैठी हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियर बता दिया है कि ये मेरी कुछ चीज़ें मेरी रेड लाइन है और ये जो रेड लाइन क्रॉस करेगा उसको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो हमने इस पर वर्किंग की। अब जो हमें सस्पिशन थी कि कोई ऐसा गैंग तो नहीं है जो इनको लॉन्च कर रहा है, ख़वातीन को, बच्चों को किडनैप कर रहा है, उनको महंगे दामों बेच रहा है। क्योंकि जो हिस्ट्री हम देखते हैं अगर अपने पाकिस्तान में, ऐसे वाक़यात बल्कि ऐसे भी वाक़यात हुए जहाँ पर यंग लड़के, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, उनको किडनैप किया जाता था, उनको यूएई भेजा जाता था जहाँ के ऊँट की रेसों में इस्तेमाल होते थे। फिर यूएई ने लेजिस्लेशन की और उस पर बैन किया, तो ये वाला हमें जो ख़तरा वो टला। लेकिन ये वाला केस इंतहाई सेंसिटिव था, रीज़न बीइंग एक न्यू बॉर्न बेबी है और उसके जो चैलेंजेस हैं न्यू बॉर्न को रखने के, वो एक माँ जिसने पैदा किया वही संभाल सकती है। उसने बच्चे को फीड भी कराना है, उसने उसकी पोटियाँ भी साफ़ करनी है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरी खातून कैसे कर सकती है। बट ये जब हमें रिकवर हो गया और हमने इसे तफ्तीश की तो हमें ये बड़ा क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा कोई गैंग नहीं है। इस खातून ने ये खुद ही जो है एक ऑफेंस किया था। इसके जहन में क्रिमिनल एक्टिविटी आई होगी, उसने सोचा होगा मैं इस तरह से बच्ची को लाऊं और पालूं, पाल पोस के बड़ा करूं और ये मेरी औलाद की जगह। सर, कोट लखपत और मियो हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है, जनरल हॉस्पिटल और मियो हॉस्पिटल का जो इंसिडेंट है, ये सेम है।
ये पैटर्न एक जैसा है। अब मुस्तकबिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस ने मुतलका इंतज़ामिया को क्या हदायत जारी की हैं? क्योंकि किसी की ज़रा सी गफलत पुलिस के लिए वबाले जान बन जाती है, जैसे कि ये केस भी था। जी देखें, जब भी किसी भी डिपार्टमेंट को कोई असिस्टेंस चाहिए लॉ एंड ऑर्डर में, तो पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया कि दीगर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, इरिगेशन का हो, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो, उसमें जो है पुलिस ने ही उनको असिस्ट करना है और इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनने देनी जिससे पब्लिक में एक इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा हो। तो हमने ये वाला मैटर टेकअप किया है, अपनी डीआईसी में भी टेकअप किया है, हमने पीआईसी में भी इसको रखा है और हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको भी एक मरासला जारी किया है कि इस अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ऐसी सेंसिटिव जगहों पर बढ़ाए जाएँ। साथ ही साथ हमने डायरेक्शन दी अपने एसएचओज़ को, डीएसपीज़ को कि वो क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में रहें मुतालिका अस्पताल के एमएस साहिबान से, वहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद होते हैं उनके साथ से। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो फौरी तौर पर हमें रिपोर्ट करें, ना कि थ्रू वो प्रॉपर चैनल आएँ, ताकि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई हो और हम इस किस्म के क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकें जो इतने बड़े बड़े ऑफेंस कर जाते हैं और वो कहते हैं जी हमसे लाशऊरी तौर पर हुआ है। लाशऊरी तौर पर नहीं है, ये क्रिमिनल का एक माइंडसेट होता है और वो इस किस्म की हरकत करता है। तो हमेशा से पंजाब पुलिस की ये तारीख रही है कि हमारे जो भी इस किस्म के केसेस हैं हमने वो ट्रेस किए और उन मुलजिमान को सामने लाए और कोट उनको लखपत सजा वाला दी। केस कैसे ट्रेस किया था, इसके पीछे क्या मुहक्कात थे, ये ज़रा तफसीलन बताएंगे आप हमें? देखें, इस केस से पहले जो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 1 सितंबर को हमें रिपोर्ट होता है कि कोट लखपत में जो जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज़ को रखा जाता है नर्सरी से, वहाँ से 2 ख़वातीन ने, अच्छा वहाँ पे 2 हैं? जी वहाँ पर 2 ख़वातीन हैं, वो आई हैं और वो उस बच्चे को किडनैप करके ले गई हैं। यहाँ पर ये जो किडनैपी था, ये बेटा है जो कि अपने वालिदैन के, हाँ अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी सुनाई 10 साल बाद उनकी शादी के। अच्छा। और उनके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वहाँ पर ये जो ख़वातीन हैं ये आके उसको किडनैप कर लेती हैं। हमारी एसओपी क्योंकि बड़ी वेल सेट है, हमने अपनी टास्क लिस्ट बनाई होती है, हम हर बॉक्स को टिक करते हैं कि ये काम हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। हमने उस अस्पताल की सबसे पहले जो रजिस्टर्स थे उसको चेक किया कि बेटा है किसका। वो जब हमें पता चला, फिर वहाँ पर विज़िटर कौन कौन है, फिर ये जो ख़वातीन थी, क्योंकि वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास का बड़ा अच्छा नेटवर्क है अस्पताल के अंदर, वहाँ पर वो नज़र आती हैं एंड अगेन वो वहाँ पर मफल्ड होती हैं, उनके फेस जो है कवर्ड होते हैं ताकि वो कोई उनको आइडेंटिफाई ना कर सके। आप यकीन करें कि 2 दिन हमारी जो टीम्स हैं उनको बिल्कुल नींद का कोई चांस नहीं मिला। रीज़न ये कि एक तरफ आप देखें विक्टिम कौन है, विक्टिम वो खातून है जिसके यहाँ अल्लाह ताला ने 10 साल बाद खुशखबरी दी और बेटा पैदा हुआ है। हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज, एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़, इन्होंने स्पेसिफिक टीम्स जो हैं अपने लेवल पे तश्कील दी और सीसीपीओ साहब लाहौर ने एक सुपरवाइजरी टीम बना दी जहाँ पर इस केस को रोज़ सुना जाता था। इसमें जब हमें चीज़ें हमने चेक की तो हमने ये ट्रेस किया कि ख़वातीन ये भी एक चिंची पे बैठी, वहाँ से गई और कोट लखपत के एरिया में उतरती हैं और वहाँ पर गंदा नाला है, गंदे नाले के साथ साथ चलते हुए आगे जाती हैं। ये लास्ट क्लू मिला जो हमें उन ख़वातीन से रिलेटेड था। हमने इस पे जब अपनी वर्किंग स्टार्ट की, मज़ीद और एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया, वहाँ पर जो ख़वातीन थी हमारे ख़वातीन की फ़ोर्स को इन्वॉल्व किया। 4 इंचार्जेस पर और 4 एसएचओज़ पर टीम मुश्तमिल थी। वो एक एक गली में गए, एक एक घर से उन्होंने पता किया कि किस तरह की ख़वातीन है और वहाँ पर फाइनली वो जब बच्चा हमें ट्रेस होता है 2 दिन की मुसलसल इन्वेस्टिगेशन, यस 2 दिन बाद वो हमने रिकवर कर लिया। 2 दिन की मुसलसल इन्वेस्टिगेशन के बाद तो उस जो ख़वातीन जो उसको लेकर गई थी उन्होंने एक बॉक्स में उसको रखा हुआ था और एम उनका भी वहाँ पर यही था कि उन्होंने इस बच्चे को पालना है, पोसना है, जिस तरह से एक माँ बच्चे को रखती है। और वो जो गैंग वाला एक तासुर था जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, वो उधर वॉश अवे हो जाता है और ये वाली चीज़ सामने रह जाती है कि ख़वातीन का जो एम है वो उन्होंने किडनैप क्यों किया, क्या उन्होंने आगे किसी को बेचना था, उन्होंने उस बच्चे से कोई और फ़ायदा लेना था, या उन्होंने उससे हमारे यहाँ बैगरी का एक बहुत बड़ा इशू है कि बैगरी में तो नहीं देना था, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने इस बच्चे को ख़ुद पालना था और पाल पोस के बड़ा करना था। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब 2 दिन बाद हमें बच्चा मिलता है और हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन अयाज साहब को डायरेक्शन हम देते हैं कि आप जाएं, ख़ुद जाके बच्चा हैंड ओवर करें पेरेंट्स को। जब वो हैंड ओवर करते हैं तो उन्होंने उस बच्चे का नाम, बेटे का नाम अपने, उन्होंने भी डॉक्टर अयाज से मुतासिर होकर अयाज रख दिया। अच्छा, जैसे मैंने पिछले केस में आपको बताया था कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने वहाँ पर बच्ची का नाम रखा, वहाँ पर उन्होंने उस बेटे का नाम अपने अयाज रख दिया।
अच्छा, अब इसमें देखें जो सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इस किस्म के केसेस जब हम ट्रेस करते हैं, बच्चे उनके वालिदैन को, गुमशुदा बच्चे उनके वालिदैन को वापस देते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमें सेंस ऑफ रिलीफ हमें खुद भी अच्छा, मिलता है और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ने क्या बताया आपको जी, तफ्तीश इन में? ख़वातीन ने भी यही बताया कि हमारा किडनैप करने का मकसद ये था कि हमने इनको ख़ुद पालना है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो ख़ातून थी, इसके घर भी कोई औलाद नहीं थी। 10 साल बाद जो है जो हमारी विक्टिम है उसके घर बच्चा पैदा होता है। 27-28 साल की ये ख़वातीन हैं जो उसको अगवा करती हैं। तो इनका मकसद यही था कि उन्होंने ख़ुद उसकी परवरिश करके उसको अपने बच्चे के तौर पे सामने लेकर आना था। ऐसे वाक़यात का यके बाद दीगरे होना, चले हम तसलसल तो नहीं कहते, यके बाद दीगरे होना, मुआशरा किस जानिब जा रहा है? क्या समझते हैं, क्या मुहरकात हैं जो ऐसे वाक़यात का सबब बन रहे हैं? देखें, औलाद अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि हर मैरिड कपल एक्सपेक्ट करता है कि अल्लाह ताला उसको उस खुशखबरी से नवाजेगा। जब वो वहाँ पे नहीं होती, तो जो हमारा सोशल कल्चर अगर आप देखें, सोसाइटी को देखें, तो वो जो हमारे अपने रिलेटिव हैं, सबसे पहले तो वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि जी क्या आपने कंसीव किया, नहीं किया, अच्छा कोई बीमारी तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इस ट्रॉमे से बचने के लिए जो हमारी ख़वातीन हैं या इवन मर्द भी हैं, वो ये करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि कोई पहला क्वेश्चन ये तो ना है कि आपकी औलाद है या नहीं, आपकी कितनी औलाद है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारी सोसाइटी को ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला की एक देन है और वो जिसको दे उसकी मर्ज़ी, जिसको ना दे उसकी मर्ज़ी। तो हमें इस किस्म की फैमिलीज़ को, इस किस्म के कपल्स को एक तो टीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जब हम ये करते हैं, हम ड्रामों में भी देखते हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं कि जी जिसकी औलाद नहीं हो रही वो विक्टिमाइजेशन का निशाना बना हुआ है, ठीक है। यानी हमने इस तरह का अपना कल्चर, जाहिर है ये हमारी सोच है और ये नेगेटिव सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपके जो ड्रामे आप लोग बनाते हैं उसमें भी यही होता है, ठीक है। एक फैमिली है जिसके 2 भाई हैं, एक के घर बेटा हो गया, दूसरे के घर बेटा नहीं हुआ या बेटी हो गई, तो उसको कहा जा रहा है कि जी अल्लाह ताला ने उसको बेटे से नवाजा है, आपको बेटी से नवाजा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें ग्रूमिंग की ज़रूरत है एज अ सिविलाइज्ड नेशन। अच्छा, ये जब इंसिडेंट होते हैं तो ये और ज़्यादा अलार्म जनरेट कर देते हैं कि यार ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, फाइनली तो इसने ट्रेस होना था, ये कहीं पर भी होता, इसने ट्रेस होना था। आज नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद ये चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं और ये सामने आ जाती हैं और फिर असर वालिदैन के पास जाते हैं। फिर भी हमारे पास FIR रजिस्टर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम DNA टेस्ट करवाते हैं बच्चे का, पेरेंट्स का, और उसको मैच कराते हैं और उसमें साबित हो जाता है कि बच्चा किसका। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हर चीज़ को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसमें चीज़ है जो मैंने आपको जितनी बताई। आसानी से नवीद साहब ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, आप नहीं समझते कि सरकारी हॉस्पिटल सॉफ्ट टारगेट हैं हमेशा से ऐसी वारदातों के लिए? बिल्कुल, ये हमेशा से होते हैं और इसीलिए वहाँ पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, वहाँ पर जो MS हैं वो इंचार्ज सिक्योरिटी से अपनी मीटिंग में इस चीज़ को देखते हैं। इम्प्रूवमेंट के जो मज़ीद स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। जो हमारी मुतल्लिका पुलिस है वो वहाँ पे जाती है, हमारी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं वो वहाँ का सिक्योरिटी रिव्यू करती हैं और उनको रिकमेंडेशन देती हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप ये देखें ना, ये सरकारी अस्पताल था तो CCTV कैमरा चल रहा था। ये अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो हो सकता है अंदर कैमरा ही ना होता और हमें यही ना पता चलता कि किडनैप किसने किया है। हमारे पास तो फुटेज वहाँ से मिल रही है जहाँ से उसको उस झूले से उठाया गया है। क्या इन दोनों वाक़यात की तफ्तीश में आपने लापरवाही और गफलत के मुरतकिब जो सरकारी एहलकार हैं उनकी भी निशानदेही की जो हस्पताल से रिलेटेड हैं, और अगर उनकी निशानदेही की तो उनके ख़िलाफ़ कोई महकमाना या कानूनी कार्रवाई? इसमें इंटरनल इंक्वायरीज जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वो खुद कर रहा है। हमें जो आपने कोई निशानदेही हमें की? जो CCTV फुटेज में लोग नज़र आ रहे हैं, हमने यकीनन उनके बारे में कन्वे भी किया है और रिटर्न हमने लेटर भी भेजा है। तो क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि अभी तो इस केसेस को देखें ना, 4 दिन इस इंसिडेंट को हुए जो कि हमारे मेयो हॉस्पिटल में हुआ, जो इससे पिछला था, वहाँ पर भी हमने थ्रू प्रॉपर चैनल उनको कन्वे किया है कि आप इसकी इंक्वायरी करें और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नौमौलूद बच्चों का अगवा, लम्हाए फ़िक्रिया, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद से। अच्छा सर, बताइएगा इन हॉस्पिटल से नौमौलूद बच्चों के अगवा के वाक़यात की शरह क्या है? रवां साल अब तक ऐसे कितने अफसोसनाक वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं? ये जो आपका क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, कि हॉस्पिटल से अगवा होने वाले बच्चों की तादाद कितनी है और रवां साल कितने बच्चे किडनैप होकर हमें रिपोर्ट हुए। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 2 ही वाक़यात ये वाले हुए सितंबर के महीने में,
और उस पे हमने वर्किंग की। हमें ये फील हुआ जब सेकंड इंसिडेंट हुआ तो क्या कोई गैंग तो नहीं ऑपरेट कर रहा जो मल्टीपल जगहों पे वारदातें करे और इस किस्म के बच्चों को जहाँ उन्होंने यूज़ करना अपने इंटरेस्ट के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो तो नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा आपके चैनल के थ्रू तमाम हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारे मैरिड कपल्स हैं, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई गैंग नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। ये दोनों केसेस ट्रेस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी जो वजह थी किडनैपिंग की वो भी हमारे सामने आ गई कि वो ख़वातीन बच्चों को ख़ुद पालना चाहती थी अपने औलाद के तौर पे, और इस तरीके से उन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की। अब नेक्स्ट है आपका जो सवाल है वो ये कि कितने बच्चे हमें रिपोर्ट हुए इस तरह से गुम हुए। हमें जो है साल 2025 के अंदर जो हमारे पास FIRs रजिस्टर होती हैं वो है उनकी नंबर अराउंड 550 FIRs जी, 550। अब ये नौमौलूद बच्चे नहीं हैं, ये वो छोटे बच्चे हैं जो कि नासमझ हैं, जो कि घर से निकलते हैं, कहीं पर गुम हो जाते हैं, या कोई उनका रिलेटिव है उसके घर चले जाते हैं, अपने किसी दोस्त के घर चले जाते हैं, अपने किसी मोहल्ले में चले जाते हैं। तो इसमें जो हमारी रिकवरी की परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 98%। हमने 548 FIRs में जो बच्चे हैं वो रिकवर किए। मैं सिर्फ FIRs की बात कर रहा हूँ, और ये हमने उनके पेरेंट्स के हैंड ओवर किए। कुछ चैलेंजिंग केसेस हमारे पास अभी भी चल रहे हैं जिस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम्स बनी हुई हैं, प्रोविंशियल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी कोऑर्डिनेशन है और उस पर हम वर्किंग करें। आपको साथ ही मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ कि एक एप्लीकेशन बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा प्यारा पाकिस्तान। ये जो मेरा प्यारा पाकिस्तान है, इसका जो नर्व सेंटर है हमारा वो है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। जैसे ही 15 की कॉल आती है तो वो तमाम हमारी जो पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ हैं, हमारे डिफरेंट थाने हैं उस इलाके के, वहाँ के कंसर्न सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनको अलर्ट जारी करते हैं कि इस पर फौरी अपनी वर्किंग करें। और बाय द सेम इवनिंग अगर वो बच्चा नहीं रिकवर होता तो उसका एक जो ह्यू एंड क्राई नोटिस है, इश्तहार शोरा गवोगा है, वो बना के फौरी तौर पर उनको भेजा जाता है और वो अपनी एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर देते हैं। इसमें मैं आपको जो पहले मैंने फिगर दी थी 550 की, वो तो वो हैं 25 में जो कि FIRs रजिस्टर हुई। आपको मैं बताऊं तो आप हैरान होंगे कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने बच्चों को, डिसेबल्ड बच्चों को, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो कि घरों से मिसप्लेस हो जाते हैं क्योंकि उनकी जहनी जो मेंटली है वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो रास्ता भूल जाते हैं, इस किस्म के 1.5 साल के अंदर 40,000 लोगों को अपने ख़ानदान से मिलवाया है। और इसमें हमारी पूरी एक कंसर्टेड एफर्ट होती है, सेफ सिटी की तरफ से कॉल्स होती हैं, लोकेशंस होती हैं, ऑपरेशंस पुलिस इस पे अपना काम कर रही होती है, और जहाँ पर वो केसेस उन्हें नज़र आता है कि वो ट्रेस नहीं हो रहे तो वो फिर FIRs में कन्वर्ट हो जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन विंग के पास आ जाती हैं। अच्छा सर, ये जो 98% मुकदमात आपने हल किए, बच्चे बरामद किए, इनमें कितने बच्चे अगवाशुदा थे और कितने बच्चे गुमशुदा थे? 99% केसेस में इनमें से वो बच्चे गुमशुदा थे जो कि रास्ता भूल गए, किसी अपने रिलेटिव के घर चले गए, अपने हमसाओं के घर चले गए जहाँ वो कोई ड्रामा उन्होंने देखना था। 99% गुम होना लम्हा फिक्रिया है, गुम होना और रिपोर्ट होना, ठीक है ना। देखें, रिपोर्ट होना हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो 15 की कॉल चलाते हैं। अच्छा, इसमें से ज़्यादातर बच्चे वो थे जो किसी रिलेटिव के घर हैं। ऐसी भी FIRs हमारे पास रजिस्टर हुई हैं जहाँ पर एक खातून जिसको तलाक हो गई है, उसके बच्चे ज़बरदस्ती उसका जो हस्बैंड है वो ले गया, वो भी FIRs हुई हैं। लाइकवाइज ऐसी FIRs जहाँ पर बच्चे वालिद के पास थे, वालिद ने वालदा पे पर्चा कराया हुआ है। तो जब लीगल को हम इशूज़ को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि 99% बच्चे तो ऐसे थे जो कि विद इन फैमिली, विद इन जो नेबरहुड है वहीं से हमें वापस मिल जाते हैं। और चंद इस किस्म के केसेस हैं, जैसे ये हॉस्पिटल से किडनैपिंग का केस था, या किसी मोटरसाइकिल सवार ने अपने साथ बच्चे को बिठा लिया, वो ले गया कहीं दूर जाके उसको छोड़ दिया, तो वो इस किस्म के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। बट 99% केसेस में वो नियर अबाउट अपने जो एरियाज़ हैं वहीं से रिकवर हो जाते हैं। जब आपने इन 99% मुकदमात को, सॉरी 98% मुकदमात को ट्रेस किया, बच्चे रिकवर किए, तो उनके पीछे मुहरकात क्या नज़र आए आपको? देखिए, मुहरकात ये होते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है, मोहल्लेदारों में बहुत मिलना जुलना है, आना जाना है, घरों में आना जाना होता है, तो बच्चे क्योंकि इकट्ठे खेलते हैं तो अक्सर जो जॉइंट फैमिली है कभी इस तरह होता है कि चचा के घर चले गए, मामू के घर चले गए, खाला के घर चले गए और घर से नाराज़ हो गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें पता चलता है, वो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को, ज़ाहिर है उन्होंने मोहब्बत ही करनी है, बट मोहब्बत के साथ साथ उनकी डांट भी ज़रूरी होती है बच्चों को ग्रूम करने के लिए। तो बच्चों को जब डांटते हैं कि तुमने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं की, तुम मोबाइल एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तुम्हारा, वो ना करो। इसमें इन किस्म के केसेस में बच्चे घरों से नाराज़ होकर चले जाते हैं, और अगर उनका बहुत ही करीबी हो, यानी मामू को अपने भांजे से बहुत प्यार होता है, ठीक है ना, फुप्पी को अपने भतीजे से बहुत प्यार होता है,
तो वो उन घरों में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि आपने घर पे नहीं बताना, हम 1-2 दिन यहाँ पर रहेंगे ताकि हमारे पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाएं। वो जब स्ट्रेस में आते हैं वो 15 की कॉल करते हैं। और हम जब इन चीज़ों को ट्रैक डाउन करते हैं तो अक्सर बच्चे हमें इस तरह के नियर रिलेटिव से मिल जाते हैं। फिर जो बहुत छोटे बच्चे हैं, देखें एक आप ऐसे हम वो जो नियर रिलेटिव्स होते हैं, क्या उनकी सर्जनिश आप करते हैं? क्योंकि कानून तो ये कहता है ना कि बच्चा जहाँ से बरामद हुआ है, तफ्तीश तो उनसे भी होगी कि आपने बच्चे को क्यों अपने पास रखा। बिल्कुल, हम उनकी सर्जनिश नहीं, काउंसलिंग करते हैं कि आप क्योंकि रिलेटिव्स हैं, आपको बता देना चाहिए था इनके पेरेंट्स को कि बच्चा आपके घर है। तो क्योंकि उनको भी मोहब्बत होती है, वो काफ़ी अटैच्ड होते हैं बच्चे। आपको भी पता होगा जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, बच्चे को चीज़ दिलाने ले जा रहे हैं तो मामू जा रहे हैं, मामू जब आ रहे हैं तो फल भी ला रहे हैं, चॉकलेट्स भी ला रहे हैं बच्चों के लिए। इसी तरह जो फुप्पियाँ होती हैं, मैंने जैसे पहले कहा खालाएँ हैं, वो अपनी बड़ी मोहब्बत करती हैं अपने भांजों भतीजों से। बड़ी मेंटली टॉर्चर वाली मोहब्बत नहीं है ये? मेंटली टॉर्चर इसमें नहीं है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम तो, क्योंकि आप इस वक्त पुलिस के साथ बैठे हैं, पुलिस का तो काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, बट ये वाले केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जिस माँ ने पर्चा करवाया है और जिस रिलेटिव से वो बच्चा मिल गया है, बाद में कॉम्प्रोमाइज़ अगर कोर्ट में कर लें तो फिर हमारा वो मकसद तो नहीं है कि हम हर किसी को इस तरह से ही सज़ाएँ देते रहें, बिहाइंड द बार्स भेजते रहें। अगर उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बच्चा मिल जाता है उन्हें, तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो अचीव हो जाता है कि बच्चा अपने वालिदैन के घर पहुँच गया। अच्छा, ये तो सिर्फ थे वो रिलेटिव्स। इसमें इस तरह भी होता है कि क्लोज्ड कंजेस्टेड पॉपुलेशन है जहाँ पर एक ही घर में कोई टीवी रखा हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच, ठीक है, तो बच्चे सारे वहाँ चले गए वो मैच देखने। पाकिस्तान इंडिया का नहीं, और भी किसी चीज़ का क्रिकेट का मैच हो, कोई अच्छा ड्रामा लगा हो, कोई अच्छी मूवी लगी हुई हो, तो बच्चे जो पसंद करते हैं वो इकट्ठे होकर ग्रुप में देखना पसंद करते हैं। तो वालिदैन को एकदम से ये होता है कि बच्चा कहाँ चला गया, वो 15 की कॉल कर देते हैं। और वो जब हम सर्च करते हैं तो उसी गली मोहल्ले से, उस घर में से वो बच्चे सारे रिकवर हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स को दे दिए जाते हैं। तो ये भी चैलेंजेस हमें हैं, बट पुलिस का रोल है ये कि क्योंकि पुलिस तो हर बीट में मौजूद है। हमारी 274 बीट्स बनती हैं लाहौर की, हर बीट में हमारी पुलिस मौजूद है और वो 15 पे रिस्पांस देती है और उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह, जिस तरह अगर गुम हो जाए उस तरह से ढूंढती है और पेरेंट्स के हवाले करती है। आपकी तैनाती के दौरान, खुशाब की तैनाती के दौरान मुझे याद पड़ता है एक बच्चा अगवा हुआ था, उसकी बाजियाबी के लिए भी बड़ी एफर्ट थी, वो क्या वाकया था? यस, वो भी इसी तरह का एक चैलेंजिंग केस था, बट उसमें मॉडस ऑपरेंडाई काफ़ी डिफरेंट था। रात को 3:30 बजे हमें कॉल रिसीव होती है कि एक घर में डकैती हुई है, गांव था डाली, डकैती हुई है। बट डकैती में जो सामान तो उनका गया नहीं, बच्चा उनका जो है वो डकैत लेके चले गए। यकीनन एक इंतहाई चैलेंजिंग केस था। हम मौके पे वहाँ पर पहुँचते हैं, जब हम क्राइम सीन का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि डकैत जब आए हैं तो उन्हें डकैती तो की नहीं, वो बच्चे को क्यों लेकर गए, और बच्चा भी जो था वो 14 माह का था। अब जिस जगह से वो डकैत दाखिल हुए वो जब हमने देखी तो इंतहाई प्रोफेशनल जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, एक छोटा सा रोशनदान है जिसके अंदर वो एंटर होते हैं, अंदर आके झूले से ही उस बच्चे को ले जाते हैं। मीनवाइल उसकी माँ को बाहर आर्म्ड बंदों ने एम पे रखा होता है कि हम तुम्हें मर्डर कर देंगे अगर किसी भी किस्म की कोई तुमने हरकत की। माँ जब वापस आती है अपने कमरे में, उसे पता चल जाता है कि जी चीज़ तो कोई मेरी इतनी कीमती नहीं लेकर गए, लेकिन जैसे उसकी नज़र पड़ती है अचानक उस झूले पे जहाँ पर उसका बच्चा होता है, वो बच्चा गायब होता है। ये भी वैसे अपनी नौयत की एक अनोखी वारदात थी। और इसमें मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले किया हमारे उस फर्स्ट रिस्पॉन्डर ASI ने प्ले किया, जिसने जाके जज कर लिया कि वाकई ये बच्चा यहाँ से किडनैप हो गया है। अगर वो गलत रिपोर्टिंग करता तो पूरा सिस्टम हमारा ऊपर तक कोलैप्स हो जाना था कि वो बच्चा हम मानते ही ना कि किडनैप हुआ। उसने फौरी तौर पर 3:30 बजे वो वहाँ पर गया, उसने वारदात देखी, उसने कहा यकीनन डाकू आए भी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को किडनैप करके ले गए। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जिसका हम वेट कर रहे थे वो ये था कि कोई कॉल इनको रिसीव होती है जिसमें कोई एक्सटॉर्शन डिमांड करें, कोई और चीज़ है वो सामने आए। तो हमें आफ्टर 12 आवर्स एक कॉल रिसीव होती है साउथ अफ्रीका के नंबर से, जो कि उसके वालिद को साउथ अफ्रीका में जाती है कि अगर आप अपने बच्चे को सेफ़ एंड साउंड वापस लेना चाहते हैं तो 10 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो हमें पे कर दें। अच्छा, इस केस को कितने अरसे में ट्रेस किया आपने? इस केस को हमने 42 घंटे के अंदर ट्रेस किया। 42 घंटे? यस, 42 आवर्स, रिकॉर्ड 42 आवर्स में। और इसमें हमने क्या किया, हमने मल्टीपल टीम्स बनाई जिनकी टास्किंग की गई। एक को हमने CDR एनालिसिस पर लगाया, एक से हमने जियो फेंसिंग कराई, एक से CCTV कैमरास पे वर्किंग करने का उसे टास्किंग दी। अब आप ये देखें ना, जो इस तरह के छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं, वहाँ पर CCTV कैमरास हैं ही नहीं, तो फिर हमने पैदल जो ट्रेसर होते हैं उनको मूव करवाया कि तुमने पैदल 1 किलोमीटर ये कवर करना है, हर बंदे से पूछना है कि यहाँ पर कोई किडनैपिंग तो नहीं हुई, इस किस्म की गाड़ी तो नहीं देखी गई जिसमें कुछ ख़वातीन बैठी हों, कुछ मर्द बैठे हों और वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हों। बट हमें जो क्लू हुआ वो जब ये कॉल रिसीव होती है, क्योंकि ये आपको पता है इंतहाई सेंसिटिव नेचर का केस था। इसमें CM साहब पंजाब, IG साहब पंजाब, हमारे RPO साहब
हमारे एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और CTDB 1 इस पे वर्किंग करी थी। रीज़न ये कि जो किडनैपी था उसके फादर रहते थे साउथ अफ्रीका में, और इस तरह के इंटरनेशनल गैंग्स भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि बच्चों को किडनैप करके एक्सटॉर्शन डिमांड करके उनको रिलीज़ कर देते हैं। तो वो जब हमने इस पे वर्किंग की अपनी, तो उसके बाद ये जब कॉल रिसीव हुई, हमने जो इसमें एक्सेंट देखा तो हमें लगा ये पोटोहारी लहजा पोटोहारी था। हमने एक टीम अपनी डिस्पैच कर दी कि रावलपिंडी में जाके वो स्टेशन हो जाए, हमें जब फर्दर कोई क्लू मिलता है। उसके बाद जब हमने जियो फेंसिंग की रिपोर्ट थी, हमें फौरी तौर पे मिल गई। जो साउथ अफ्रीका से नंबर आया, हमने अपनी जो उनके कंडक्टिंग ऑफिसर हैं साउथ अफ्रीका के एम्बेसी में पाकिस्तान में, उनको नंबर सेंड किया, जिन्होंने उसकी CDR लेकर हमें साउथ अफ्रीका से दे दी, और उसमें हमें पता चला कि वाकई इस नंबर के जो लिंक्स हैं वो साउथ अफ्रीका में भी हैं। FIA के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काफ़ी काम करती है। हमने जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ पर उनका कन्वे करवाया कि इस तरह की FIR हुई है, इस तरह का अगर कोई बच्चा जा रहा हो तो उसको तमाम एयरपोर्ट्स पे चेक किया जाए। 14 मंथ्स का था वो, या अच्छा। नेक्स्ट जो है, जब हमें पोटोहार की तरफ हमने क्लू हमें मिला, तो जब हमने जियो फेंसिंग देखी तो हमें एक नंबर मिला आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर इलाका थाना बाग, वहाँ के SHO से मैंने रात को 2 बजे बात की। मैंने उससे कहा कि इस तरह से हमें नंबर रिसीव हुआ है, इसकी ओनरशिप ये है, आप चेक करें अपने रिकॉर्ड में कि क्या इस किस्म की इनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आई हो, कोई थाने में करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आए हो, कोई FIR हुई हो इनकी। उसने मुझसे 2 घंटे का टाइम लिया, और 2 घंटे बाद SHO बाग ने हमारे लिए इस तरह काम किया जैसे वो पंजाब पुलिस का SHO, जैसे वो ज़िला खुशाब का SHO। उसने A to Z उस पूरी फैमिली का हमें बैकग्राउंड बता दिया कि ये बच्ची क्या करती है, जो उस गाड़ी में आ रही थी, ये नंबर उसका था, ये क्या करती है, इस्लामाबाद में ये कहाँ रहते हैं, रावलपिंडी में ये कहाँ रहते हैं, इसके चचा क्या करते हैं, इसके मामू क्या करते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो हमने अपनी टीम्स को फिर वो नंबर लेके उस जगह पर भेज दिया। जब हमारी टीम्स वहाँ पे पहुँच गई हैं, अब ये डिसाइड करना था क्या हम फौरी तौर पर रेड करें या हम फर्दर ऐसा क्लू के वेट में रहें जो क्लू हमें मिले और हम एक प्रॉपर रेड करें, क्योंकि उसमें हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बच्चे की सेफ़ एंड साउंड रिकवरी। सेफ़ एंड साउंड बच्चा अगर हमें रिकवर हो जाए, मुल्ज़िमान ना भी पकड़े जाएँ, मुल्ज़िमान बाद में भी पकड़े जाएँ तो कोई इशू नहीं, बट बच्चे को सेफ़ एंड साउंड रिकवर करवाना था। मीनवाइल जब हमने ये नंबर इनके ऑब्जर्वेशन पे लगवाए IB के साथ, वहाँ से हमें एक क्लू मिला कि एक इनकी फैमिली के और मेंबर्स हैं जो कि आज़ाद कश्मीर से मूव किए हैं, और वो दे आर अराउंड मोटरवे से होते हुए और पूरे KKS से होते हुए वो इस वक्त पहुँचने वाले हैं अटक। हमने एक और टीम अटक सेंड की, और हमने वहाँ के DPO साहब से रब्ता किया, हमने वहाँ के RPO साहब से रब्ता किया, उसकी असिस्टेंट रिक्वायर की, IB का लोकेटर हम वहाँ पर लेकर गए, और फाइनली वो जब जहाँ पर आके स्टेशन होते हैं जिस घर पे, उस तक हम पहुँच गए। अब हमें जो प्रॉब्लम था वो इसमें सबसे चैलेंजिंग ये था कि एक तरफ तो यहाँ पर घर पे जोक दर जोक लोग आ रहे थे, और आपको पता है छोटे शहरों में ये वाली बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है माओ में कि ऐसा ना हो कि कल को एक और डकैती और मेरे बच्चे को ले जाएं, मेरे बच्चे को वैसे किडनैप कर लें। तो ये एक प्रेशर यहाँ पर बिल्ट हो रहा था। हमने एक टीम यहाँ पर अपनी अपॉइंट की हुई थी, दूसरी जो हमारी 4 टीमें थीं वो रावलपिंडी में, अटक में, आज़ाद कश्मीर में और चकवाल में वो ऑपरेट कर रही थी। अटक में हमें क्लू मिलता है कि वो नंबर आके रुका है, हम वहाँ पर लोकेटर लेते हैं IB का, और एक कांस्टेबल था हमारी चौकी का जिसको ये पता था कि वो लोकेटर किस जगह पे नंबर को लॉक करेगा, क्योंकि हम काफ़ी एफर्ट करते रहे, हमसे वो ना हो सका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। फिर फाइनली मैंने चौकी इंचार्ज से बात की, उस सिपाही से बात की, ये अटक पुलिस का सिपाही था, उसने आके हमें बताया कि सर यहाँ पर अगर लोकेटर खड़ा हो तो इस पूरे एरिया को कवर करता है और नंबर को लॉक कर लेता है कहाँ पर है वो। फाइनली वो नंबर लॉक हुआ, उस घर में हम एंटर हुए, बड़ी वो हवेली टाइप थी, और वहाँ पर उस बच्चे को रखा हुआ था। उसकी वीडियोस बना के उसके फादर को भेजी जा रही थी कि ये बच्चा हमारे पास है, अगर तुमने पैसे ना दिए तो हम तुम्हारे बच्चे को, और आपने उस बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। अच्छा सर, क्या समझते हैं कैसे ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सबसे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फैमिली है उसकी ग्रूमिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तनहा ना छोड़ा जाए, उनके साथ हमेशा एक अटेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके इलाके में पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं तो जो लोग हमारे अफोर्ड करते हैं वो यकीनन CCTV कैमरास को लगाएं, उनका बैकअप रखें एटलीस्ट 15 डेज़ का। हमारी आदत ये है कि हम कैमरे तो लगा देते हैं बट DVR नहीं रखते, DVR ही नहीं है, यानी कैमरा लगा हुआ है तो वो किस लिए है कि आप सिर्फ व्यू करते रहें,
जैसे एक फ़िल्म चल रही है और आपने वो रिवर्स नहीं करनी उसको, तो बैकअप लाजमी होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में। ना सिर्फ ये कि किडनैपिंग की, हमने कई डकैती की वारदातें भी इस तरह ट्रेस की हैं, हमने रॉबरी की कई वारदातें इस तरह से ट्रेस की हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ट्रेसर वाला दौर नहीं रहा। जो हम कहते थे ना, खोजी होगा वो चल के जाएगा, तो वो एक जो थी लोगों की स्पेशलिटी, वो ख़त्म हो गई। अच्छा सर, लाहौर में तो आपने 550 मुकदमात में से 58% ट्रेस कर लिए। 98 सर। तो बकिया जो हैं 2% वो कब तक ट्रेस हो जाएंगे? लेकिन 2% ऐसे केस हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग हैं, ठीक है, हम उन पे वर्किंग कर रहे हैं अपनी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके वालिदैन को भी खुशखबरी सुनाएंगे और बच्चों को उनके हैंड ओवर करेंगे। ये चैलेंज हमेशा से पुलिस के लिए रहा है, इस किस्म के केसेस, और वक्तन फ़वक्तन ये हाईलाइट होता रहता है। मल्टीपल बच्चे गुम हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं। बट ये मैं आपको बड़ी वसूख से कहता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है हुकूमत पंजाब का, पंजाब पुलिस का, कि इस किस्म के केसेस को एफिशिएंटली डील करके ट्रेस करते हैं। जो बाकी केसेस हैं इंशाल्लाह वो वेरी सून हम उसमें भी रिकवरी करके उनके पेरेंट्स के हवाले करें। बात सुनिए आपने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद कुरैशी की। एक छोटा सा पैगाम, अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।